Hey everyone, today's topic of discussion is annulment of member of parliament. तो ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. इसमें हम प्रीलिम से स्पेसिफिक कुछ चीज़ें देखेंगे और मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए कुछ जो बुलेट पॉइंट्स है उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट एक्ट एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में. और इसके अलावा जो न्यूज़ में है वो है रूल 4A ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961, तो ये चीज़ भी देखेंगे. और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिसको करप्ट प्रैक्टिसेस बोला गया है वो चीज़ भी देखेंगे. तो ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर क्यों है, वाई इन न्यूज़. सो मद्रास हाई कोर्ट ने अभी डिक्लेयर किया है इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द थेनी कॉन्स्टिट्यूंसी इन 2019 एज अ नल एंड वाइट. तो इस थेनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस को नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया गया है. तो किस बिहाफ पर ये सब होता है, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये सब इस टॉपिक के अंदर हमें कवर करना है. तो फर्स्ट है व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं और कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं. सबसे पहले पटिशनर एलिज दैट ही फेल्ड टू डिस्क्लोज हिज ट्रू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन फॉर्म 26 ऑफ हिज इलेक्शन एफिडेविट विच इज़ फाइल्ड अंडर द रूल 4A ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961. तो ये जो पटिशनर है उसने अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर फॉर्म 26 जो एफिडेविट होता है उसको फाइल नहीं किया. ये हमें फाइल करना होता है फॉर्म 26 एफिडेविट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के 4A रूल के अंदर, जिसमें हर एक कैंडिडेट को अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ सब शो करनी होती हैं. लेकिन उस पर्सन ने उस चीज़ को फाइल नहीं किया. तो इसी की वजह से ये सब मुद्दा जो है वो न्यूज़ के अंदर है. तो सबसे पहले हम देते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं. तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वही सिर्फ हम कवर करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करें इस पर. सो व्हाट इज़ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961. क्या है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स. तो ये जो रूल्स हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर ही बनाए गए हैं और इस रूल्स को देखते हुए जितने भी इलेक्शंस इंडिया के अंदर होते हैं वो सब कंडक्ट करवाए जाते हैं. ये जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर हैं, ये सब फॉलो किए जाते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा भी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं जो कंडक्ट करवाएंगे इलेक्शंस को, और इवन द वोटर्स ऑल्सो. तो ये सब इन सब इलेक्शन प्रोसीजर्स को, इन सब गाइडलाइंस को देखते हुए ही इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं ताकि जो इलेक्शंस इंडिया के अंदर हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो सके, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस इलेक्शन के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. तो ये जैसे मैंने पहले बताया रूल 4A क्या है और यही न्यूज़ में है. तो रूल 4A रिक्वायर्ड है टू इंक्लूड एन एफिडेविट फॉर्म 26 टू प्रोवाइड अ लीगल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बुलेट पॉइंट है और इसको कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि ये प्रीलिम्स में कहीं पर भी इसका क्वेश्चन बन सकता है. सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. तो इस एक्ट के अंदर किन एक्टिविटीज़ को बोला गया है कि वो एक्टिविटीज़ करप्ट रहेंगी. तो ये चीज़ डिफाइन की गई है सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट के अंदर. तो ये भी सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. ये सब सेक्शन हम नहीं देखेंगे, 123 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 4 ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 1 2 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. It defines the corrupt practices to include bribery, undue influence, false information, and promotion or attempted promotion of feeling of enmity or hatred between different classes of the citizen on the grounds of religion, race, caste, community, or language by a candidate for the furtherance of his prospects in the election. मतलब ये सब जो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ये सब आपको पॉइंट बाय पॉइंट पता होनी चाहिए कि इलेक्शन के अंदर किन चीज़ों को हम करप्ट प्रैक्टिसेस को के तौर पर इन्वॉल्व करेंगे. तो कोई भी पर्सन किसी से ब्राइबरी ले रहा है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपनी नॉमिनेशन पेपर्स के दौरान दे रहा है, या फिर किसी भी तरह की एनिमिटी प्रमोट कर रहा है डिफरेंट 2 ग्रुप्स के अंदर, तो ये सब प्रैक्टिसेस को हम बोलेंगे करप्ट प्रैक्टिसेस. ये सब चीज़ें दी गई हैं सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट. तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज So what are the other provisions of disqualification of MP under the Representation of Peoples Act 1951. तो इस एक्ट के अंदर कौन सी ऐसी ग्राउंड्स दी गई हैं या प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके अंतर्गत हम किसी MP को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहला ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया हो और उस ऑफेंस के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ हो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का. यहाँ पर आपको
याद रखना है कि कितने ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है, यानी कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है तब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके अलावा ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी भी तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो इन्वॉल्व ना हो, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज ना कर रहा हो या वर्किंग में ना हो। He must not have been a director, managing agent or holding any office of profit in corporation which the government has at least 25% of share। तो ये भी याद रखना है कि 25% शेयर जिस भी कॉरपोरेशन के अंदर गवर्नमेंट का है उसके अंदर वो काम में नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्टर, एमडी, सीईओ कुछ नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, तो किसी भी तरह के करप्शन के चार्जेस के ऊपर नहीं होने चाहिए। एंड ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, किसी भी 2 क्लासेस के बीच या ग्रुप्स के बीच वो एनिमिटी प्रमोट करने के लिए ऑफेंसिव ना हो। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप सभी ये जो पॉइंट्स हैं उनको याद रख पाएँ, लेकिन ये चीज़ हम स्किप कर देते हैं समटाइम्स कि कौन सी ऐसी 3 प्रैक्टिसेस हैं जो सोशल क्राइम्स हैं जो कि डिस्क्वालीफाई कर देती हैं किसी एमपी को। तो ये 3 चीज़ें हैं जो सोशल क्राइम्स हैं, अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती। तो हम यूजुअली देखते हैं कि सती सिस्टम तो अभी प्रिवेल ही नहीं है इंडिया के अंदर, या फिर ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, लेकिन ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया कि डाउरी को आप याद रखिएगा, इसके बिहाफ पर भी किया जा सकता है तो अगर उसके ऊपर कोई ऐसा केस है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द जुडिशियल ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द करप्ट प्रैक्टिसेस इन द पास्ट। तो यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं, एक तो बहुत पुराना है 1994 का है, एक 2017 और 2022। तो हम इस सबको नहीं देखेंगे, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वही देखेंगे। तो अभी रिसेंट का एक तो सबसे रिसेंट है वो ले लेंगे और यही इम्पॉर्टेंट भी है। तो एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये कोर्ट की जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर, जैसे मैंने पहले बताया ना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर गिनी जाएंगी, तो इसमें मैंने पहले बता दिया कि कोई ब्राइबरी ले रहा है या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है या एनिमिटी प्रमोट कर रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, वो चीज़ें तो रहेंगी करप्ट प्रैक्टिसेस, बट कौन सी नहीं रहेगी। तो अगर कोई पर्सन या फिर अगर कोई पार्टी इलेक्शन के दौरान फ्री बीज के लिए प्रोमिस कर रही हैं तो उस बिहाफ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को या एमपी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रॉमिस ऑफ फ्रीबीज के नॉट बी टर्म्ड एज अ करप्ट प्रैक्टिस। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये भी ऑप्शन के अंदर हो सकता है कि क्योंकि ये चीज़ बहुत न्यूज़ के अंदर रहती है तो हमें लगेगा कि ये चीज़ हो सकती है जिसके बिहाफ पर हम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर पाएँ। अभी हम लास्ट में देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो ये जो प्रोविज़न्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं ये सब मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है कि सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इस एक्ट के अंदर कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि रजिस्टर्ड हैं इस सेक्शन के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज एलिजिबल होंगी रिसीव करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, यानी कि फंडिंग को। तो ये चीज़ क्यों लाई गई थी? ताकि जो भी इलेक्टोरल फंडिंग है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सके और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किसी भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस के अंदर क्रिएट ना कर पाएँ। तो ये सब मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया इस पूरे टॉपिक को। लेकिन तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वेरी फर्स्ट इज इन इंडिया देर इज़ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ऐसा लॉ है, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, अभी इसको रिड्यूस करके 2 कर दिया गया है। क्योंकि 1996 से पहले ऐसा होता था कि आप 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इलेक्शन मतलब लड़ सकते थे, लेकिन अभी इसको कम करके 2 कर दिया गया है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 के आई थिंक इलेक्शंस के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। एक तो शायद वाराणसी थी और सेकंड मेरे को याद नहीं है, वडोदरा शायद कोई और हो सकती है, लेकिन ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे। लेकिन अभी 3 का प्रोविज़न नहीं है, लॉ है और 3 का नहीं है, 2 का है, इसको रिड्यूस करके 2 कर दिया गया है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड इज इन द 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये स्टेटमेंट आपको लगेगा गलत होगी क्योंकि 3 से तो हम लड़ ही नहीं सकते अभी, लेकिन ये 1991 की बात हो रही है। तो 1991 के दौरान हम लड़ सकते थे, तो वहाँ पर इस पर्सन ने जो भी नाम दिया गया है देवीलाल, इन्होंने लड़े होंगे इलेक्शंस। लेकिन
आफ्टर 1996 यहाँ पर 3 से रिड्यूस करके इसको 2 कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वोकेटेड बाय हिम और हर विनिंग इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आपने एक इलेक्शंस में 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्शन लड़ रहे हो, वहाँ सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ से आप जीत गए, तो ऑब्वियसली है कि एक पर्सन तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एज अ MP या MLA कंसीडर होगा, लेकिन जो उसकी बाकी की रिमेन रह गई हैं सीट्स, तो उस पर बाई इलेक्शंस तो होनी है। तो उन बाई इलेक्शंस का खर्चा कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाती है, इसका पूरा का पूरा बर्डन पब्लिक एक्सचेकर पर ही लगता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर ओनली 2। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। होप सो यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।